राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना हमारी वॉर आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजिकल है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आपने पहले अल्ट्रा राइट विंग कहे जाने वाले शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में अलायंस किया या नहीं किया? जब शिवसेना गए, उद्धव जी जब गए तो जाते जाते अपना रंग दिखा गए ना, संभाजीनगर कर दिया ना, धाराशिव कर दिया ना, मजबूरी में किया हो। आप दांत पीसते रह गए ना। भाजपा जिसको आप हिंदी बेल्ट की पार्टी कहते थे, काऊ बेल्ट की पार्टी, हिंदुत्ववादियों की पार्टी, क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट, क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट, बीफ खाते हैं वहां पे लोग, हाँ? और आप कहते हैं कि ये जो भाजपा है वो बीफ विरोधी है। वहां बीफ खाने वाले लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है। आपको पता है आजादी के बाद मास लेवल पे नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन हुआ है, और इसके लिए कांग्रेस ने क्या किया? सेंटर से नॉर्थ ईस्ट को हमेशा कट रखा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ही इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नो, नरेंद्र मोदी के आने के बाद, भाजपा सरकार के आने के बाद, ये जो 8 राज्य है ना, ये अपने आप को इंडियन कहते हैं। ये परिवर्तन आया है, और आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इंडियन डेमोक्रेसी के लिए वोट किया है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं एक बार फिर भाजपा ने अपना परचम लहराया है, और बड़ी बात यह है कि एक बार लगता है चुनाव परिणाम से कि कांग्रेस का, सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं पीएम बनने का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर किसी को नफा नुकसान में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही यहां पर नुकसान हुआ है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात रंजन मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के परिणाम ने जहां एक तरफ भाजपा को फिर से 2024 के सपने दिखाए हैं, लेकिन कांग्रेस के सपने तोड़ दिए? नहीं, सपने तो उनको देखने पड़ते हैं जो रियलिटी में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हो। भाजपा रियलिटी में धरातल पर आ चुकी है, ये उसका सपना नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इमारतें बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं, अब उसकी फिनिशिंग का काम हो रहा है। देखिए, ये जो जीत है वो क्यों ज़रूरी है? 2017 में जब जीते थे मैक्सिमम चुनाव, अगर आप बात करें 2018 का चुनाव हुआ था जब इन्हीं तीनों राज्यों का और बाकी राज्यों में भी, तो एक चीज़ बार बार कही जा रही थी 2014 के बाद से कि ये मोदी वेव है, मोदी वेव है, मोदी वेव है, जिसकी वजह से हर जगह गवर्नमेंट बन रही है। आज काफ़ी समय हो गया उस वेव को गए हुए। आज वो वेव एक सुनामी का रूप ले चुकी है। आप एक इतनी बड़ी यात्रा करते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, खूब सारी बर्फबारी में खेलते हैं, फोटोज़ बढ़िया बढ़िया खिंचवा लेते हैं। उन फोटोज़ में तो खुशियाँ नज़र आती है, लेकिन जब चुनावी परिणाम आते हैं तो आपके खेमे में सिर्फ दुख आता है, और आप आत्मनिरीक्षण आज भी नहीं करते। ये अपने आप में बड़ी बात है कि इतने बड़े राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। आपकी भारत जोड़ो यात्रा का जो रियल इम्पैक्ट है वो पहली बार नजर आने वाला है, और जो भारत जोड़ो यात्रा के नायक हैं वो इस वक्त भारत में मौजूद नहीं है। तो उसकी सीरियसनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मेघालय में चुनाव हो रहे थे, जब नागालैंड में चुनाव हो रहे थे, मिजोरम में चुनाव हो रहे थे, मेघालय को छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी कहीं पे भी रैली करने नहीं गए। ये बताता है कि कितनी कम सीरियस है इलेक्शंस को लेके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेके कांग्रेस। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, 2024 का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस अभी भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इन 3 नतीजों के बाद मुझे लगता है सबसे बड़ी भूमिका उसकी ये हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में वो अपने सभी कार्यालय समाजवादी पार्टी को दे दे, दिल्ली और पंजाब में सभी कार्यालय आम आदमी पार्टी को दे दे, महाराष्ट्र में सभी कार्यालय एनसीपी को दे दे, गुजरात में भी अब अपने सभी कार्यालय जो हैं वो आम आदमी पार्टी को दे दे, और अन्य जगहों पे जो भी विपक्षी दल हैं उनको अगर वो अपने कार्यालय, अपने संसाधन दे दें तो वो दल कांग्रेस से अच्छा चुनाव लड़ लेंगे। और हाँ, राहुल गांधी पर्यटन करते रहें, वही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उनके पर्यटन का कोई भी फायदा नहीं दिखा। जहां आप एक रैली करते हैं वहां देखिए, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इस बार कितनी रैलियां की प्रधानमंत्री मोदी ने? सिर्फ 3 बड़ी रैलियां की हैं, सिर्फ 3 बड़ी रैलियां, और रिजल्ट आपके सामने है। त्रिपुरा में लेफ्ट का पूरा जो गढ़ है वो टूट चुका है। जब 2018 में रिजल्ट्स आए थे तो ये कहा गया कि अरे यार, कांग्रेस के बंदे टूट के भाजपा में चले गए, इस वजह से सरकार बना ली। वामपंथ अकेले लड़ रहा था, लेफ्ट अकेले लड़ रहा था, भाजपा अकेले लड़ रही थी, कांग्रेस अकेले लड़ रही थी। लेफ्ट और बीजेपी के बीच में जो वोट मार्जिन का डिफरेंस था वो 1 से 2% का था। इतनी क्लोज फाइट हुई थी। अब क्या हुआ? लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर फाइट कर रहे हैं, बट आपको पता है आज वोट मार्जिन का फर्क कितना हो गया है? 10% से ज्यादा का, लगभग 10% का अंतर है। यह बताता है कि किस तरीके से विपक्ष के रूप में भी कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचा नहीं पा रही है।
आज जो 2023 के नतीजे आए हैं ना, उसकी तैयारी 2017 के बाद से शुरू हो गई थी। इलेक्शन का डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसे होता है, 7 बजने वाले हैं, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुका होगा और कल नए चुनाव की तैयारी की पूरी खाका जो है वो रेडी हो चुका होगा। और कांग्रेस अभी भी अपने स्टार कैंपेनर का लंदन से आने का इंतजार करेगी। 47 रैलीज, 47 टाइम्स प्रधानमंत्री जो हैं वो 2017 के बाद से, इलेक्शन जीतने के बाद से पूर्वोत्तर में गए। हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री जरूर नॉर्थ ईस्ट इलाके में पहुंचता है। बजट 2024-25 के लिए लगभग 6000 करोड़ 5300 कुछ करोड़ का जो है बढ़ा दिया गया है, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले 113% ज्यादा है, 113% ज्यादा। तभी होता है कि 2016 तक नॉर्थ ईस्ट में भाजपा कहीं नहीं थी। एक अपवाद है, अरुणाचल प्रदेश में 2003 के आसपास गैंगोंग नाम के एक जन थे, मैं नाम भूल रहा हूं, वो कुछ दिनों के लिए बीजेपी में शामिल हुए थे। तब बीजेपी की पहली बार नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनी थी। लेकिन 2016 के बाद से आज देखिए 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, 8 के 8 राज्य में बीजेपी है। 2 राज्य सिक्किम और मिजोरम, मिजोरम है शायद, सिक्किम और मिजोरम, वहां पे बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन NEDA नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में वहां की गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। 8 के 8 राज्य, 2016 तक भाजपा का स्कोर 0, कांग्रेस सब में थी, लेफ्ट था। आज 8 के 8 में बीजेपी सरकार में है, लेफ्ट खत्म, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस मुक्त भारत इसे ही कहा गया है। देखिए 3 राज्यों से पहले अगर हम चर्चा करें 2 बड़ी बातों पर कांग्रेस की, क्योंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का तो परचम लहरा रहा है जो है वो सब परिणाम में सामने है। अगर बात करें राष्ट्रीय अधिवेशन की और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की, दोनों में कितना अंतर देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा भी एक ग्रो करने के लिए लगाई गई थी, पूरी यात्रा जो की गई थी, और राष्ट्रीय अधिवेशन का निचोड़ आप क्या देखते हैं? देखिए राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या हुआ इस बार, ये समझने की सबसे पहले आपको जरूरत है। भारत जोड़ो की यात्रा के बीच में एक बहुत बड़ा फंक्शन सेलिब्रेट किया है कांग्रेस पार्टी ने। वो फंक्शन क्या सेलिब्रेट किया है कि हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव डेमोक्रेटिक पॉलिसीज के तहत करा है, डेमोक्रेसी के तहत करा है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 कैंडिडेट हैं। बच्चे से भी पूछ लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी का कौन कैंडिडेट था तो बोलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे। शशि थरूर तो बागी कैंडिडेट थे। कांग्रेस पार्टी आपको यह दिखाना चाह रही है कि वी आर डेमोक्रेटिक, लेकिन वो चल रही है कठपुतलियों पे। कैसे? शशि थरूर 60 प्रस्तावक लेके आए थे पीसीसी के। कितने? 60। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कितने प्रस्तावक चाहिए मिनिमम उस टाइम में? 10। 60 प्रस्तावकों ने सोनिया खेमे को, गांधी परिवार के सो कॉल्ड वारिसों को चुनौती दे दी थी, और यह चुनौती ने बर्दाश्त नहीं हुई। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए अब मिनिमम जो आपको प्रस्तावक चाहिए उनकी संख्या 100 कर दी गई है। शशि थरूर अब चुनाव नहीं लड़ पाते, 40 कम है। यह बताता है कि भले ही प्रेसिडेंट की कुर्सी किसी और को दे दी गई हो, लेकिन आज भी कांग्रेस सारी बागडोर अपने हिस्से में रखना चाहती है, और इसके लिए इन अधिवेशनों में मजाक किए जाते हैं। क्या इस अधिवेशन में एक बार भी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ा कैसे जाएगा, इस पर चर्चा हो? इससे बेहतर तो क्षेत्रीय दल कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल कम से कम कोशिशें तो कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन में सबको पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। इसका रिजल्ट आया, अखिलेश प्रसाद सिंह है, पीसीसी बिहार के अध्यक्ष हैं, बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि हमारे जो नतीजे आए वो हमारे उम्मीद से उलट थे। कांग्रेस पार्टी में एक बंदा तो है जो कम से कम जीतने की उम्मीद कर रहा था, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अखिलेश प्रसाद सिंह कम से कम जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। भैया आम आदमी पार्टी से आप ये चीज़ सीखिए। वो भले ही चुनाव हार गए, लेकिन गुजरात चुनाव के अंतिम दिन तक बोल रहे थे नतीजे हमारे फेवर में आएंगे, सरकार हमारी बनेगी, भले ही ना बनी हो। अखिलेश यादव ने माहौल बनाया यूपी के अंदर। यही तो डेमोक्रेसी है। तभी तो इलेक्शंस के अंदर लगातार नए दल आएंगे। इसी के लिए तो हमारे जो भारत का संविधान रखा गया उसमें बहुदल जो है वो परंपरा लाई गई। हमारा एक बहुत प्यारा डेमोक्रेसी बनाई गई ना। कांग्रेस उस डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है, वो चुनाव ही नहीं लड़ती। और कहते सुप्रिया शिंदे क्या कहती है कि हमने चुनाव के अंदर जो है वो पूरी कोशिशें नहीं की, पूरा मैकेनिज्म नहीं लगाया, हमने पूरी मेहनत नहीं की। तो क्यों नहीं की? आप डेमोक्रेटिक पार्टी के, आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, देश की ओल्डेस्ट पार्टी हैं, आप किस दम में हैं कि आपको पिछली बार 12 करोड़ वोट मिल गए थे, इस बार भी मिल जाएंगे?
आप सिर्फ इसलिए ये सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं भी करेंगे तो सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि पैन इंडिया पे सिर्फ हम ही है। अरे आज हिमाचल में आपके किसी तरीके से सरकार आ गई तो कुल मिला के 3 राज्य हो गए अपने पास, आपके पास। भैया टीएमसी 5 सीटें मेघालय में ले आई है। आम आदमी पार्टी इस हिसाब से 2 जगहों पे सरकार में है। गुजरात के अंदर जो है, गुजरात के अंदर 5 सीटें आ गई हैं, गोवा में 2 सीटें आ गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आपसे बड़े दल के रूप में तो क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं। और अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो डू वन थिंग, आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। वो रिसोर्सेज, मैंने पहले कहा ना, कांग्रेस पार्टी का अब इस देश के लिए सबसे बड़ा योगदान ये होगा कि हर जगह जम्मू कश्मीर में वो अपने सभी कार्यालय पीडीपी को दे दें, बिहार में आरजेडी को दे दें, यूपी में एसपी को दे दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दे दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी को दे दें, हरियाणा में इन लोगों को दे दें, राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल को दे दें। वो अच्छा चुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि ये चुनाव लड़ने के लिए सक्षम लोग नहीं है। ये हर चुनाव के नतीजों के बाद आके बोलेंगे कि हमने तो चुनाव फाइट ही नहीं की थी। आपको किसने मना किया था फाइट करने के लिए? प्रधानमंत्री ने रैली की तो क्या आपको रैलीज की परमिशन नहीं मिली? आप कहिए कि आपको मेहनत नहीं करनी। आपने भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक पर्यटन के लिए, एक मौज मस्ती के लिए की। आपकी मौज मस्ती पूरी हो गई, रिजल्ट सामने आ गया, पब्लिक नहीं जुड़ी है, पब्लिक आपसे कोसों दूर है। भाजपा, जिसको आप हिंदी बेल्ट की पार्टी कहते थे, काऊ बेल्ट की पार्टी, हिंदुत्ववादियों की पार्टी, क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट, क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट, बीफ खाते हैं वहां पे लोग, हाँ? और आप कहते हैं कि ये जो भाजपा है वो बीफ विरोधी है। वहां बीफ खाने वाले लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है। हिंदुत्ववादी पार्टी का टैग उनके ऊपर से हट रहा है। आप जो रेडिकल पॉलिटिक्स बोल रहे हैं उसका भी टैग उनके ऊपर से हट रहा है। पैन इंडिया लेवल में भारतीय जनता पार्टी ग्रो कर रही है। 2016 से पहले नॉर्थ ईस्ट में एक जगह सरकार नहीं थी, 2016 के बाद आज हर जगह सरकार है। तो ये सोचने का विषय है कि क्या सच में कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत हो चुकी है? क्या ये बताइए, 4000 किलोमीटर पैदल चलने का परिणाम क्या रहा? वजन कम हुआ होगा, इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं? वजन कम हुआ होगा। वजन खुद का भी कम हुआ है और कांग्रेस का भी कम हुआ है। दुखद यही है। मैं आखिरी सवाल करूंगा, भाजपा के लगातार जीत का परचम, क्योंकि बात जब आती है चारों तरफ सुई वहीं घूमती है और टिकती है तो 2024 पर आकर टिकती है। तो क्या लगता है कि ये जीत क्या साबित करती है मोदी के लिए? ये जीत क्या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए नॉर्थ ईस्ट के राज्य बहुत जरूरी हैं। मेरी बात समझिए, अगर आपको ये ना, बहुत सारे लोग ना यूसीसी की डिमांड कर रहे हैं आजकल। बहुत सारे लोग ऐसे संशोधनों की जिम्मेदारी बात कर रहे हैं जिसके लिए आपको बड़ी तगड़ी पावर चाहिए। अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की काउंटिंग फिर बढ़ेगी। 16 राज्यों की सरकार, अभी देश में 28 राज्य हैं। कई ऐसे फैसले होते हैं, उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति की ताकत को बढ़ाना, कम करना, नए राज्यों को बनाना, उनकी सीमाओं के बारे में बात करना, लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें बढ़ाना, और तो और आपने कोलिजन सिस्टम की बात सुनी होगी, लगातार चर्चा बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों के बारे में, उनके जजेस के बारे में फैसला करना। ये सब फैसले आप कब कर सकते हैं? जब आपके पास दोनों सदनों में तो बहुमत हो ही हो, वो भी आपको बहुत ज्यादा बहुमत चाहिए। साथ ही साथ आपको जितने राज्य हैं उनमें से कम 50% से ज्यादा ऐसे राज्य चाहिए होते हैं जो इस चीज के फेवर में हो। आज यूसीसी के लिए आपका रास्ता साफ हो चुका है, 18 राज्य में आ गए हैं आप। अब कोई विधेयक सब संवैधानिक होगा, सब संवैधानिक तरीके से होगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत होगा। ये जरूरी होता है कि इसलिए चाहे कोई छोटा राज्य हो, मैं सुबह से जब न्यूज़ चैनल देख रहा था, मैं बार बार देख रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता एक चीज़ को बहुत कर रहे थे, छोटे राज्य, छोटे राज्य, छोटे राज्य। कांग्रेस की हार के पीछे की वजह आप पता है क्या है? हेमंत बिस्व शर्मा ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो राहुल गांधी पे एक कमेंट किया। जब उन्होंने कमेंट किया तो उनकी दाढ़ी को लेकर जिक्र किया था, उन्होंने सद्दाम हुसैन की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है श्रुप्रिया श्रिंते, सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ एक निजी चैनल पे बैठी हुई थी और उन्होंने कह दिया, इतनी दूर बैठे हुए हैं, इतनी दूर बैठे हुए हैं, छोटे राज्य हैं, उनको क्या चिंता है? कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट को हमेशा दूर समझती रही, हमेशा दूर समझती रही। भौगोलिक रूप से आपके लिए कितना अच्छा देश, कितना अच्छी जगह है वो। मिजोरम का पानी कितना साफ है आपको पता है? आप यार बाली जा रहे हो, आप जा रहे हो मॉरिशस, मेघालय टूरिज्म कभी आपने देखा है? आपने देखा है कि कितना बढ़िया, कि आपको वाटर ट्रांसपेरेंट नजर आता है। त्रिपुरा कितना सुंदर है, आपको पता है नागालैंड कितना सुंदर है, कितनी विविधता है वहां पे
टेरर से घिरा हुआ था, जो दूर 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 आप करते रहे ना, आपने इन हिस्सों को भारत का पार्ट नहीं बनने दिया। आज दिल्ली में बैठे हुए हैं आप, मैं आपको सीधी सी एक बड़ी कटु सच्चाई बताना चाहता हूँ। हम ना बहुत बार हिंदू मुस्लिम ये सारी बातें करते हैं कि यार हमारे ना बहुत रेडिकल हो गए हैं, बड़ा असहिष्णु हो गए हैं। ये देश सबसे ज़्यादा असहिष्णु किसके लिए पता है आपको? आपके अपने देश के लोगों को अपने ही देश के अंदर मेहमान कह दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लोगों को आप चीनी कह देते हो, नेपाली कह देते हो। वहां पे आप जब जाते थे ना तो पता क्या होता था? यू इंडियन, वो शेम फील करते थे, आपको गलत निगाहों से देखते थे, क्योंकि आप वो जब दिल्ली जैसे महानगरों में आते थे तो आप उनको अपनाने से मना करते थे। एक नागालैंड की एक छोटी सी प्रजाति खाती होगी, छोटा सा कस्बा खाता होगा कुत्ता, और आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट को ही ये मान लिया कि अरे वो तो कुत्ते का सेवन करते हैं। अरे भाई, त्रिपुरा में त्रिपुरी देवी का मंदिर है, आपकी संस्कृति की बहुत बड़ी विरासत है। आपको पता है आजादी के बाद मास लेवल पे नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन हुआ है, मास लेवल पे। भैया मेघालय जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनकी लेबोरेटरी है नॉर्थ ईस्ट, और इसके लिए कांग्रेस ने क्या किया? सेंटर से नॉर्थ ईस्ट को हमेशा कट रखा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ही इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नो, ही इज द वो जो व्यक्ति है ना वो वो पूर्वोत्तर भारतीय नहीं है, वो साउथ इंडियन नहीं है, वो इंडिया के साउदर्न पार्ट से है, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट से है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडियन नहीं है। आप क्यों डिवीजन करते हैं? और इस डिवीजन के लिए जरूरी था कि सेंटर से वहां की दूरी जो है बेहद दूर रहे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, भाजपा सरकार के आने के बाद, ये जो 8 राज्य है ना, ये अपने आप को इंडियन कहते हैं। ये परिवर्तन आया है, और आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इंडियन डेमोक्रेसी के लिए वोट किया है, एक पूरे चुनाव में वोट किया है, जहां पे हर पार्टी लड़ी है। ट्राइबल्स की पार्टी त्रिपुरा मोथा लड़ी है, जिसने ट्राइबलों की बात की, जिसने ग्रेटर ट्राइबल लैंड की बात की, और देखिए लेफ्ट अलायंस को पूरी तरीके से टक्कर दिया उसने। कल की जन्म ली हुई पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीट लेके आ रही है। वो जो राजा साहब हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही नुमाइंदे हुआ करते थे। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में ही होते थे। मेघालय में जो आज टीएमसी के लीडर हैं वो कांग्रेस के हैं। एनपीपी के अंदर गए हुए लोग कांग्रेस के हैं। त्रिपुरा में आप लेफ्ट के साथ अलायंस कर रहे हो, वेस्ट बंगाल में आप लेफ्ट के साथ अलायंस कर रहे हो, और केरल में जाके आप उन्हीं के साथ लड़ाई करोगे। ये बताता है कि आपकी जंग आइडियोलॉजी की नहीं है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं ना हमारी वॉर आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजिकल है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आपने पहले अल्ट्रा राइट विंग कहे जाने वाले शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में अलायंस किया या नहीं किया? जब शिवसेना गए, उद्धव जी जब गए तो जाते जाते अपना रंग दिखा गए ना, संभाजीनगर कर दिया ना, धाराशिव कर दिया ना, मजबूरी में किया हो। आप दांत पीसते रह गए ना, तो आप अल्ट्रा राइट विंग के साथ भी गए। अब अल्ट्रा लेफ्ट विंग के साथ बंगाल में है, त्रिपुरा में है, तो आप अपनी आइडियोलॉजी इस देश को बताएंगे, या आपका सिर्फ एक ही चीज है कि बीजेपी हरा दे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरा दे, हम खुश हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी हरा दे, हम खुश हैं। बिहार में आरजेडी हरा दे, हम खुश हैं। यानी कि दाऊद आके, बाहर से दाऊद आके बीजेपी को हरा दे, हम खुश हैं। मराठा जब इस देश में ताकतवर हो गए थे, जब मराठा इस देश के अंदर, देखिए इतिहास का चक्र जो होता है ना वो घूमता है। जब यही दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के लाल किले के ऊपर मुगल सिर्फ कठपुतली हुआ करते थे, उनका शासन दक्षिण भारत का एक हिंदू नेता करता था जिसने हिंदू स्वराज की स्थापना की थी। तब यहां पे जो लोग थे ना, जब उनको पता चल गया कि हम उसको नहीं हरा सकते, हमारी औकात नहीं है, एक व्यक्ति ने हमारे पूरे एम्पायर को हिला दिया, उन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान लेटर भेजा, नादिर शाह को बुलाया, दुर्रानी को बुलाया, अपने निजी फायदे के लिए नहीं, सामने वाले को खत्म करने के लिए। आज कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है। कांग्रेस को पता है कि वो खुद उनको समाप्त नहीं कर सकती। अगर बाहर से आईएस भी इनको बोल देना कि हम भाई बीजेपी को खत्म कर देंगे, दे विल सपोर्ट देम। वो पीएफआई सपोर्ट कर दे कि हम खत्म कर देंगे, वो उनके साथ आ जाएंगे। जो भी बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा होगा वो उनके साथ चले जाएंगे। अपार्ट की उसका आइडियोलॉजी क्या है, अपार्ट की वो उसकी सोच क्या है, वो देश के लिए हानिकारक है या क्या है। फिर ये जो भारत जोड़ो यात्रा होती है, ये सिर्फ नाम मात्र की रह जाती है। एक्चुअली आपका प्रयास कुछ और था। देश सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, पूरी तरीके से ऑब्जर्व करता है, हर चीज़ को देखता है कि आपके एक्शंस क्या हैं। और आपके एक्शंस को लोगों ने देख लिया कि यू आर नॉन सीरियस लीडर,
जिस वक्त में देश का प्रधानमंत्री 47 बार, नंबर नोट कीजिए आप, 2017 से लेकर 2023 तक 47 टूर्स, हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री, 6000 करोड़ रुपए का बजट जो 113% ज्यादा है, 113% ज्यादा है। ट्रेन्स बढ़ा दी गई हैं, ट्रेन्स बढ़ा दी गई हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है, रोड बढ़ा दिए गए। मेघालय के जितने शॉर्ट रील्स आज आप देखते हैं टूरिज्म के, क्या आपने 2016 से पहले देखे थे? क्या आप उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में उतना जानते थे? क्या वो आपके देश के इतने प्रमुख अंग हैं, उनके बारे में आप जानते थे? ये उन्होंने भरोसा दिलवाया है। और उस वक्त आप गुलमर्ग में अपनी बहन के साथ बर्फ से खेल रहे थे, उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। तो माननीय राहुल गांधी जी, वो दौर गया जब राजीव गांधी अमेठी जाते थे, आप अमेठी जाते थे, कहा जाता था कि नेहरू के परनाती आए हैं, इंदिरा के बेटे या पोते आए हैं, अम्मा इन्हीं को वोट देना है। और जनता रोते हुए आपके पास आती थी। वो आपके पूर्वजों से शायद प्रेम करती थी, आपको गले लगाती थी, आपको अपने घर का छोटा समझती थी, इसलिए ईवीएम पर या बैलेट पेपर पर ठप्पा रूपी आशीर्वाद देती थी। लेकिन उसी अभिभावक को आपने लगातार ठगा और उन्होंने आशीर्वाद का हाथ उठाया और आपके गाल पर विपक्ष में आपकी स्थिति ना हो ऐसा तमाचा मारा। अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो बहुत लंबी बात नहीं है, 2029 कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम्स में पाई जाएंगी।